सुहानी पटेल है। ये मेरे हस्बैंड है, इनका नाम नरेश कुमार है। हम दानापुर से रहने वाले हैं। इनको आँख के पास अंधेरा छाने लगा था, इसलिए हम आँख के डॉक्टर के पास गए थे। तो वो सीटी स्कैन कराए थे, तो उसमें ब्रेन ट्यूमर आया था। तो हम एक न्यूरो सर्जन से मिले थे, तो वो हमको दिल्ली भेजे थे इनको ब्रेन ट्यूमर के सर्जरी के लिए। तो वहाँ पे हम गए तो इनको ना 2 ट्यूमर था। इसके वजह से पहले ट्यूमर का जब ऑपरेशन हुआ तो वो तो ठीक था, और जब सीपी एंगल ट्यूमर का जब ऑपरेशन हुआ तो इनका एक साइड का वो जो नस होता है वो सब डैमेज हो गया था, जिसके वजह से ये कुछ खा नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते थे। इसलिए इनको सांस लेने में दिक्कत हो गया था, और हमको कुछ आइडिया नहीं था। हम नर्वस हो गए थे। हम लोग को समझ में नहीं आता था कि अब क्या होगा। कभी कुछ ऐसा देखे नहीं थे परिस्थिति। हम लोग के लिए बहुत बुरा समय था। फिर हम दिल्ली से पटना आए तो हमको कोई जितेंद्र सर के बारे में बताए थे, मेदांता हॉस्पिटल के बारे में बताए थे। तो फिर हम यहाँ पे ओपीडी में सर से मिले, दिखाएं, तब इनका ट्रिकोस्मी निकला। फिर जाके इनको थोड़ा सा सांस वाले नली में भी सिकुड़न आ गया था, तो सर टी ट्यूब डाल के और उसको साइज को बड़ा किए और आज इसको रिमूव किया गया है। आज मैं ट्रैकियल स्टेनोसिस का एक इम्पॉर्टेंट केस आप लोग के सामने लाना चाह रहा हूँ। ये मिस्टर नरेश जी हैं, जिनका वेस्टिबुलर स्वानोमा का ऑपरेशन दिल्ली में हुआ था 1.5 साल पहले, और हमारे पास वो लास्ट ईयर जून 2025 में हमारे पास यहाँ पे आए थे, और उस समय उनको सांस की दिक्कतें हो रही थी। जब हम लोगों ने उनको दूरबीन से देखा था कि गले के और सांस की दिक्कत के कारण क्या है, और सांस की नली को देखने से समझ में आया कि वहाँ पे सांस का नली का ब्लॉकेज हो रखा है, वहाँ मांस बढ़ा हुआ है और सांस लेने में उनको दिक्कतें हो रही हैं। नॉर्मली इस तरह का ऑपरेशन जो फ्रंटल मेनिंजियोमा का ऑपरेशन दिल्ली में हुआ उस समय, उसके बाद यहाँ पे ट्रैकेस्टोमी ट्यूब डाला गया, और ट्रैकेस्टोमी ट्यूब का कई बार बहुत अच्छे से केयर नहीं हो पाने के कारण या ट्यूब को फुला करके हमेशा रखने के कारण वहाँ पे प्रेशर बन जाता है और ट्रैकिया में मांस जैसा बढ़ने का डर हो जाता है। ट्रैकेस्टोमी ट्यूब रिमूव भी कर दिया गया है, और उसके कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के बाद उस मांस बढ़े हुए होने के कारण उनको ऊपर से मुंह और नाक के रास्ते से सांस लेने में दिक्कतें हो रही थी, जो बढ़ जाती हैं। और जब हमारे पास इस तरह के पेशेंट आते हैं, जब हम दूरबीन से उसको देखते हैं तो आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये ट्रैकेस्टोमी ट्यूब रहने से समय तो आराम से सांस ले पा रहे थे, लेकिन ट्रैकेस्टोमी ट्यूब हटा देने के बाद मुंह और नाक के रास्ते से जो सांस ले रहे हैं वो उसमें सांस लेने में उनको दिक्कतें हो रही है, क्योंकि सांस की नली में मांस बैठा हुआ है और जगह को कम कर दिया है। इस पेशेंट मिस्टर नरेश जी के साथ भी ऐसा ही था, और हमने जब FOL से डायग्नोसिस किया तो अमूमन यदि 2 सेंटीमीटर के आसपास का जगह यदि ट्रैकिया में यदि होता है तो उसमें 15 से 20% का जगह बचा हुआ था, और बहुत छोटा ओपनिंग था जिससे वो सांस ले रहे थे, और थोड़ा बहुत भी काम करते समय उनको सांस लेने में दिक्कतें हो रही थी। इस पेशेंट का हमने जो ऑपरेशन का प्लान किया वो था ट्रैकियल स्टेनोसिस का कोबुलेशन सर्जरी, उसको डायलेटेशन का, और फिर मोंटेगोमरी टी ट्यूब डालने का। इस तरह की सर्जरी में हम लोग पहले तो ट्रैकेस्टोमी करते हैं, यहाँ से दोबारा ट्यूब डालते हैं, और उसके बाद एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर साहब को हैंडओवर करते हैं जो इस ट्रैकेस्टोमी ट्यूब के थ्रू ही एनेस्थीसिया देते हैं। उसके बाद हम लोग मुंह के रास्ते से जा कर के उसको कोबुलेशन जो बैलून होते हैं, बैलून से उसको हम लोग डायलेट करते हैं ताकि उस जगह को थोड़ा बड़ा किया जाए, ताकि हमें जगह मिल जाए वहाँ पे सर्जरी करने का। बैलून से डायलेट करने के बाद उस जगह पे जो ग्रैनुलेशंस है, मांस है, उसको हम लोग कोबुलेशन एक इंस्ट्रूमेंट होता है उससे सर्जरी करके हम लोग हटाते हैं और जगह को पूरी तरह से बना देते हैं। लेकिन दिक्कत है इस तरह की ट्रैकियल ग्रैनुलोमा सर्जरी का, यदि हम ऑपरेशन इतना करके यदि छोड़ दें तो 1 महीने 2 महीने के अंदर में फिर से ग्रैनुलेशन आ जाने का डर रहता है। तो इस सर्जरी को कंप्लीटली ठीक हो जाने के लिए हमें मोंटेगोमरी टी ट्यूब एक डालना होता है। मोंटेगोमरी टी ट्यूब इस तरह का होता है कि ऊपर की तरफ भी उसका रास्ता बना होता है, नीचे की तरफ सांस की नली में भी रास्ता होता है, और जो ट्रैकेस्टोमी ट्यूब हम यहाँ से डालते हैं वहाँ से एक बाहर की तरफ भी ट्यूब निकला होता है।
इसीलिए इसको हम लोग टी ट्यूब बोलते हैं। जो ये बाहर की तरफ रहता है, ये ऊपर की तरफ, और ये सांस की नली की तरफ नीचे जाता है। इसका फायदा ये होता है कि जहाँ पे हमने ग्रेनुलेशंस को हटाया है, जो स्पेस बनाया है, उसमें ये सियालास्टिक का ट्यूब जाकर के चिपक जाता है अच्छे से और दोबारा ग्रेनुलेशन को नहीं बनने देता है। और इस ट्यूब को हम लोग 2.5 से 3 महीने तक रखते हैं। उसके बाद हम लोग उस टी ट्यूब को हटाते हैं और दूरबीन से फिर दोबारा देखते हैं। इस पेशेंट के साथ भी हम लोगों ने 2.5 से 3 महीने तक इस टी ट्यूब को रखा था और बाद में जब हम लोग ट्रैकेस्टोमी ट्रैकेल टी ट्यूब को हटाया है और दोबारा दूरबीन से देखा है तो बहुत ही अच्छा, क्लीन और दोबारा कुछ ऐसा दिक्कत जैसा नहीं लग रहा था। सांस की नली भी उनकी अच्छी थी, बोलने में भी बहुत अच्छा था और उनको सांस लेने की दिक्कतें नहीं हुई हैं। ये पेशेंट हमारे फॉलोअप पे रहे हैं और जून 2025 में इनकी सर्जरी हुई थी और करीब 8-9 महीने के बाद भी हमने अभी रिसेंटली इनको देखा है और पेशेंट बहुत अच्छे हैं, खुश हैं और उनकी सर्जरी से हम भी बहुत खुश हैं। तो लोगों को मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि ट्रैकेस्टोमी जिसका यहाँ से सर्जरी करके ट्यूब डाला जाता है, उसका केयर तरीके से करना ज़रूरी है। उसका बल्ब जो है उसको हमेशा फुलाए नहीं रखना है। बीच बीच में हर 2-3 घंटे में थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए उसको बल्ब को हवा कम करना है। और ट्यूब निकालने के बाद यदि लगता है कि सांस लेने में या बोलने में कुछ दिक्कतें हो रही है, चलने समय दम फूल रहा है, तो डॉक्टर को ज़रूर आकर के दिखाएं। दूरबीन से एक बार जांच हो जाने से हम लोग को इत्मीनान हो जाता है। अब मैं गाड़ी भी चलाता हूँ। आज ट्रैकेस्टोमी लगा हुआ था, वो निकल चुका। आना जाना भी गाड़ी से कर लेता हूँ। मेरा 2 बच्चे हुआ, स्कूल भी छोड़ लेता हूँ। पहले ये खा नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते थे, सब कुछ लिखना पड़ता था इनको और इनका ट्यूमर के वजह से हाथ वीक हो गया था, तो हमको समझने में भी बहुत दिक्कत होता था कि ये क्या लिख रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होते थे क्योंकि हम इनकी बातों को समझ नहीं पाते थे। पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल टाइम था कि समझाना चाहते थे और हम समझ भी नहीं पाते थे कुछ, और आज जाके हम ये सब चीज़ को पीछे छोड़ आए हैं। अब ये बोलने लगे हैं, खाने लगे हैं, चलने लगे हैं, घूमने लगे हैं और आज हम बहुत खुश हैं कि वे पहले की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं। थैंक यू फॉर जितेंद्र सर ऑन ऑल टीम।